हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे भाई, हम सब लोग लगे हुए हैं आगामी सीटेड के एग्ज़ाम की तैयारी में। तो आज उसी को मद्देनज़र में रखते हुए यह एक वीडियो बनाया गया है। देखते हैं कि इस सीट नंबर 19 के हिंदी सेक्शन में क्या कुछ खास है। ठीक है, मेरे दोस्त कहता है, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि कौन सा कथन मेरे दोस्त नहीं है, मतलब गलत है। बच्चा द्वारा शिशु गीत, गीत अल्पना किसके तरीके मतलब छोटा बच्चा शिशु गीत करता है, गीत अल्पना, ये सारा तरीका क्या है? कह रहा है शब्दावली को समृद्ध करने का एकदम है, उससे होता है शब्दावली। कहता है शब्द वाक्य संरचना को कंठस्थ करना, तो रटने की बात नहीं होती है। उच्चारण का अभ्यास करना, जब बच्चा शिशु गीत गाता है, गीत करता अल्पना, तो उच्चारण का विकास होता है। अभिव्यक्ति के संवर्धन मतलब आगे बढ़ती है। तो कौन सा कथन मेरे दोस्त सही नहीं होगा? तो मेरे दोस्त विकल्प नंबर बी हम लोगों का सही कथन नहीं होगा, अर्थात ये कथन क्या है? गलत है। आगे की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के स्क्रीन पर क्या है? कहता है मेरे दोस्त, फटाफट आप लोग आंसर पर फटाफट टिक कीजिए। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? फिर से ये क्वेश्चन एक निगेटिव बात करता है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है, बल्कि शिक्षार्थी को बाल साहित्य के विविध प्रकार के विधाओं के रूप में देखने का मौका मिलना चाहिए। सही बात है भाई, पुस्तकालय को बाल साहित्य के विविध प्रकार के विधा के रूप में देखनी चाहिए। पुस्तकों के साथ संलग्न के सक्रिय परिवेश के रूप में देखना चाहिए, एकदम देखना चाहिए। कहता है अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, एकदम पढ़ सकते हैं। अध्यापक और कोई दूसरा व्यक्ति भी पुस्तकालय में पढ़ सकता है। करे पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तक को सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता। मेरे दोस्त, पुस्तकालय में जब भी होता है तो मौन पठन की बात होती है। किस पठन की बात? मौन पठन की बात होती है। इसलिए सही आंसर गलत कौन होगा? 4 नंबर आंसर आपके, ठीक है, इस प्रश्न के लिए आंसर 4 नंबर, अर्थात पुस्तकालय के बारे में यह कथन गलत है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। फटाक से मेरे भाई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए? निपुणता क्या मतलब? साक्षरता जो अर्जित करेंगे, निपुण किस चीजों में होंगे? कहता है ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह में, दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान में, कहता है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध में। तो मेरे दोस्त, जब भी साक्षरता अर्जित करने की बात आएगी तो डिकोडिंग का मतलब होता है विश्लेषण करना, तो वो विश्लेषण करेंगे, और अवबोधन का मतलब होता है समझना। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण आंसर मेरे दोस्त क्या होगा? विकल्प नंबर 3 हम लोगों का सही आंसर होगा। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ने के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन गलत की बात कर रहा है? क्या कर रहा है? कौन सा कथन गलत है इसमें से? कहता है वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना किया जा सकता, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना कुछ हद तक कर सकते हैं, संप्रेषण के अभ्यास का अवसर देना कर सकते, व्याकरण को उसके नियम को कंठस्थ करके सिखाना मेरे दोस्त कदापि नहीं होगा। कंठस्थ रटने स्मरण करने पर एनसीएफ बल दिया ही नहीं। तो कौन सा सही नहीं होगा? तो 4 नंबर आपके विकल्प हो जाएंगे। क्या आंसर होगा मेरे दोस्त? 4 नंबर हम लोगों का आंसर होगा। आगे की बात करते हैं। फटाक से मेरे भाई आंसर कीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम
साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। तो मेरे दोस्त, जो लोग ऑफलाइन से जुड़े हैं उन लोगों को कई बार इस बातों पर चर्चा की है। जब अक्षर और ध्वनि का तालमेल बने तो ध्वनात्मक जागरूकता, चूंकि वो ध्वनि का पक्ष कहलाता है। तो कह रहा है समग्र भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद, स्थिति परक या फिर ध्वनि विज्ञान निर्देश। तो क्या आंसर होगा मेरे दोस्त? तो ध्वनि विज्ञान निर्देश हो जाएंगे। विकल्प नंबर 4 हम लोगों का सही आंसर होगा। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थी से कहा कि वे अपने सहपाठी से, क्या कह रही है? वे अपने सहपाठी से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे। मतलब सकना शब्द दे दिया और कहा इससे आप 5 प्रश्न पूछिए। ठीक है, जैसा कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि के यह प्रकार किस लिए है। ठीक है, क्या कह रहा है? इस प्रकार की, मतलब 5 प्रश्न जो सकना वाले पूछने के लिए कह रहे हैं, इस गतिविधि से क्या आशय है? कह रहे मौखिक प्रवाह का अभ्यास करना, नियंत्रित और मौखिक अभ्यास, स्वच्छंद बोलना, निष्क्रिय। निष्क्रिय तो होगा नहीं, नियंत्रित मौखिक अभ्यास होगा नहीं। अब स्वच्छंद का मतलब खुला, जब खुला देते तब तो सकना आता ही नहीं, कुछ और भी हो सकता। इसलिए सबसे बेहतर आंसर क्या होगा? ए नंबर, मौखिक प्रवाह का वो अभ्यास का एक अवसर और मौका दे रही है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तक का एक चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? कह रहा पठन कोना सृजित करिए, मतलब कोने में। ठीक है, पठन कोना क्या होता? छोटा स्तर का पुस्तकालय पठन कोना कहलाता कि कक्षा अगर जो छोटा है या कक्षा कक्ष के कोने में कुछ पाठ्य पुस्तक का संग्रह करके पठन कोना किया जा सकता। कह रहा है कि क्या इन पुस्तकों को लेखन के जाने माने हैं बाल साहित्य के माननीय लेखक हों। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिएगा फिर से एक बार। कक्षा 3 के अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तक का चयन करते समय किस प्रश्न को सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए? मतलब जब वो शिक्षिका पाठ्य पुस्तक का चयन कर रही है तो क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? क्या इन पुस्तकों के लेखन जाने माने हैं बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? क्या पुस्तक कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हो? क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा के पठन पाठचर्या के लक्ष्य के संबोधित करने के में मदद करता हो? क्या यह पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हो? सबसे बेहतर क्या होगा? तो छोटा स्तर का बच्चा हो तो उसको जान पहचान होनी चाहिए, उसके अनुसार की बात होनी चाहिए। तो कह रहा है कि इन पुस्तक के लेखक जाने माने हो और बाल साहित्य के माननीय लेखक हो। क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई? स्वतंत्र का मतलब खुला, लेकिन सबसे पहला होता है कि बच्चों के लिए जो होता है मनोविज्ञान के अनुसार, यहाँ जो कह रहा है कि बाल साहित्य के माननीय लेखक हो, तो छोटा बच्चों के अनुसार जो लिखा गया हो वही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। यदि ए विकल्प नहीं होते तब हम लोग बी नंबर इसको मार सकते थे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। फटाक से मेरे भाई बताना। कहता है कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? तो भाई वास्तविक परिस्थिति में आप जब भाषा का प्रयोग कीजिएगा तो ये या तो समझे हैं तब कर रहे हैं, और न व्यवहारिक प्रयोग कीजिएगा तो ज्यादा समझने की बात कीजिएगा। और समझने को मनोविज्ञान में संप्रेषणात्मक उपागम कहा गया है। तो प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, सरव्यवहासिक विधि। तो जब भी आप जीवन के विभिन्न परिस्थिति में भाषा का प्रयोग कीजिएगा तो वो संप्रेषण का कारक कहलाता है। विकल्प नंबर 2 हम लोगों के आंसर। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठी से अपनी अभ्यास पुस्तिका
को अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का मूल उद्देश्य क्या होगा? फटाक से मेरे भाई बताना, इस कार्य का मूल उद्देश्य क्या होगा? सहपाठी को अपनी अभ्यास पुस्तिका को अदला बदली, आप यह मेरा चेक कीजिए, हम आपका करेंगे। कह विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, संरचना के नियंत्रित अभ्यास करवाना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। ठीक है, क्या करना? अब देखो, विस्तृत पठन का अभ्यास और सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? कौशल। चूंकि पठन तो विकसित होगा ही, लेकिन साथ साथ एक क्रिया किया, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? कौशल को विकसित करना। विकल्प नंबर 4 हम लोगों के सही आंसर होंगे। बताइएगा फटाक से मेरे भाई बताना। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं। क्या कह रहा है? बुनियादी चरण का मतलब छोटा स्तर की अवस्था वाले बच्चे तब अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। ठीक है, शिशु गीत गाते हैं। अब बीच में आते हैं तो आप लोग को दिखता भी नहीं है। कह रहा वे सभी इंद्रियों को का उपयोग करते हैं और अपने हाथों को सक्रिय रूप से प्रयोग करते हैं। एकदम सही है। कह रहा वे अपने कॉपी में अक्षरों के बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। गलत। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो सबसे बेहतर बच्चा कैसे सीखेगा? जब वो अपने सभी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करेगा। अर्थात विकल्प नंबर कितना? 2 नंबर हम लोगों के आंसर होंगे। कितना नंबर आंसर होगा बाबू? विकल्प नंबर बी हम लोगों का सही आंसर होगा। आगे की बात करते हैं, फटाक से मेरे दोस्त बताना। बताइएगा। कक्षा 5 के एक विद्यार्थी कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से भी जांचती हूं। मतलब स्वयं जांचने की बात कर रहा। यह विद्यार्थी के लेखन के क्वेश्चन पर है। मतलब हम जब भी अध्यापिका को देते हैं अपना लिखा हुआ तो उसको फिर से जांचते हैं। प्रारूपण, पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग, सहपाठी मूल्यांकन। जब हम स्वयं से जांचते हैं एक बार तो प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं कि क्या यह सही है या गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर हम लोगों के आंसर होंगे। कहता है कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा, क्या कह रहा है? कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी सहजात भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? ठीक है, विधि की बात, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक, प्रत्यक्ष विधि, श्रव्यभाषिक विधि। तो मातृभाषा को सीखा ही जाता है प्रत्यक्ष विधि से, ना कि इसे मध्यस्थ रूप में रखा जाता। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? प्रत्यक्ष विधि हम लोगों के आंसर हो। कहता है एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थी के लिए, क्या कह रहा है? एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थी के लिए विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है? कह रहा है कि कौन सा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसके लिए सही नहीं है। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। सही बात है भाई, जो भी चीजें आप प्रयोग कीजिए बच्चों के अनुसार होना चाहिए। कह चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों के जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे। एकदम ठीक है। चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके। सही बात है कि अगर जो जरूरत पड़ेगा तो आसपास का रहेगा, लोकल रहेगा तो आराम से बदल सकते। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलने से बचाने के लिए
कुछ खुरदुरी होनी चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है, शिक्षक भी बना सकता है। तो केवल और केवल बच्चों द्वारा बनाना चाहिए यह कथन उचित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर आपके आंसर होंगे। कहता है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे के प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर कह रहा है कि आप जब बच्चों को क्या दे रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, तो उसको दक्षता देने के लिए सबसे रोचक कैसे कीजिएगा। कहती है तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधि को न करके आंतरिक गतिविधि का आयोजन करके। फिर कह रहा मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, विकास के विभिन्न आयाम से बच्चे के कार्य का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके। सबसे बेहतर आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? विकास के विभिन्न आयाम से बच्चों का कार्य का प्रदर्शन। जब विभिन्न आयाम से कार्य करवाएंगे तो संप्रेषण कौशल ज्यादा बढ़ता है, अवबोधन ज्यादा होता है, समझ बेहतर होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? 3 नंबर हम लोगों के आंसर होंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। ठीक है, बुनियादी चरण पर कौन सा कारक नहीं है? पाठचर्या का सिद्धांत है, प्रस्तुतिकरण का भी सिद्धांत है, तकनीकी भाग का भी सिद्धांत है, मूर्त सिद्धांत कोई नहीं है, मूर्त सामग्री होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर हम लोगों के आंसर होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में 15 क्वेश्चन एक सेट की बात कर लिए। सेट नंबर 19 आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त फिर बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जाते जाते वही बात, मेरे दोस्त यदि नए हैं और लग रहा है कि कुछ फायदा होने वाला है, मिल रहा है फायदा, अभी तक नहीं किए हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर जबरदस्त करें। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।